Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the last class on chapter 1 of Indian Economic Development, Indian Economy on the Eve of Independence. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So today we will study about the demographic profile of India during the British rule. So what is demographic profile? Demographic profile of a country is the study of the population of a country on the basis of what is the birth rate, their death rate, life expectancy, literacy rate and other social economic points. So जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो कैसा था? स्टैग्नेंट था और बैकवर्ड था. अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट. सो बर्थ रेट क्या होता है कि कितनी लाइव बर्थ्स हुई हैं पर 1000 पॉपुलेशन एक गिवन ईयर में एक कंट्री में. एंड डेथ रेट इज कि कितनी टोटल डेथ हुई हैं पर 1000 पॉपुलेशन एक कंट्री में गिवन ईयर में. सो जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो काफी ज्यादा हाई था, जो कि क्या शो कर रहा था कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबी है. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सो ये क्या होता है कि एक कंट्री में एक ईयर में कितने एक साल से कम के बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ में जिनकी डेथ हुई हो, जो कि काफी हाई था. ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारी कंट्री में उस टाइम पे हेल्थ केयर बहुत ज्यादा वीक था और बहुत ज्यादा गरीबी थी, जिस वजह से लोग अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे. सो थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि एक एवरेज ह्यूमन की कितनी लाइफ है, कितनी एज तक वो जीता है. सो उस टाइम पे जो हमारे एवरेज लाइफ थी किसी एक पर्सन की वो कितनी थी? बहुत लो थी, 32 ईयर्स की. क्योंकि हम लोग अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता था, इसलिए ज्यादा नहीं थी. बट उनके ब्रिटिश के जाने के बाद अब कितनी है? 69 ईयर्स है. नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है कि एक कंट्री में कितने लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो कि काफी लो था क्योंकि उस समय प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती थी. और फीमेल लिटरेसी रेट तो उससे भी कम था, जो कि क्या शो करता था कि जेंडर बाइसनेस है हमारी कंट्री में, मतलब कि फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंस किया जाता है. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने के हैं. सबसे पहला है पॉपुलेशन सेंसस. पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री में अपनी पॉपुलेशन की कंप्लीट साइज की एस्टिमेशन करें, साथ ही उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की भी. ये हर 10 ईयर्स में किया जाता है. लास्ट ये इंडिया में 2011 में किया गया था. 2021 में ये कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था. नेक्स्ट इज इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Next is occupational structure. So occupational structure refers to the distribution of working population across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. Means कि जो हमारी working population है वो कितनी परसेंटेज इंडल्ज है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में एंड टर्शरी सेक्टर में. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या परसेंटेज थी? सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, देन नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर में 17.2%. अब यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या कंप्राइज करता है? एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल लेबर को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज को, एनिमल हस्बेंड्री को और प्लांटेशन को. जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी? हमारी 72.7 मीन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस में बिजी थी? एग्रीकल्चर में बिजी थी. बट उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा लैंड था वो कैसा था? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड था, जिसकी वजह से जो पर हेड लैंड अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से आउटपुट भी कम था. और जो हमारी फार्मिंग थी वो सिर्फ क्या थी? एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग रह गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? बैकवर्डनेस हो गई. नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसका कंट्रीब्यूशन 10.1% था, मतलब कि काफी लो था. और टर्शरी सेक्टर क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, जो कि हेल्प करता है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए.
सो ओवरऑल क्या था कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस में थी, एग्रीकल्चर में थी, जिसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बैकवर्डनेस प्रिवेल कर रही थी हमारी इकोनॉमी में, और अगर कुछ लोग शिफ्ट भी करना चाह रहे थे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और इनसिग्निफिकेंट हो रहा था। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको रेफर करता है, टू इकोनॉमिक चेंज, मीन्स की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, ये सब कितना चेंज हुआ है। एंड सोशल, एंड टू द सोशल चेंज, मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग फैसिलिटीज, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये एलिमेंट्स किसका साइन होते हैं एक कंट्री में, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अब क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए थे, सबसे पहला था कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ। कब, 1850 में, जो कि काफी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब रेलवेज का मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का लाने का, कि उनको वाइडन करना था अपनी गुड्स का मार्केट इंडिया में, ताकि वो लोग अपने गुड को टू द इंटीरियर्स इंडिया में ले जा सके। Railways were introduced by British to widen the market of British goods in India, as railways were used to transport finished goods from Britain to the interiors of the colonial India. पोर्ट्स किस लिए डेवलप किए गए, ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजी हो सके। एक्सपोर्ट किसका, रॉ मटेरियल का टू ब्रिटेन, एंड इंपोर्ट कैसे इजी हो सके कि इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से आता था और हमारी इंडिया में सेल होता था। नेक्स्ट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सिर्फ किस लिए डेवलप किया गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके और लॉ एंड ऑर्डर इजीली मेंटेन किया जा सके। रोड्स किस लिए डेवलप की गई, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में वो इजीली हो सके। वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट एंड फ्रॉम द पोर्ट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इन इंडिया। सो ओवरऑल क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो किया गया, बट वही मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का, कि उनको अपने पर्पस के लिए उन्होंने किया, कि वो चाहते थे कि उनका जो मार्केट है इंडिया में वो इंक्रीज हो। ओवरऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड नॉट टू बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी बट टू इनहांस द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जस्ट द इकोनॉमी स्टिल रिमेन बैकवर्ड। क्योंकि ये सब चीजें ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब से की थी, तो अभी भी जो रूरल एरियाज थे या फिर और बैकवर्ड एरियाज थे वहां पे अभी भी इन सब चीजों की कमी थी। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगर हम मोटिव की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव मेन क्या था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना, बट उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। सबसे पहला था कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे फार्मर्स को फोर्स करते थे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने के लिए, वो उनको एडवांस पेमेंट्स देते थे, बट उसकी वजह से फार्मर्स का जो आउटलुक था वो चेंज हुआ। उन्होंने फार्मिंग को एज अ सब्सिस्टेंस से चेंज होके कमर्शियल वे में देखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेलवेज आया, पोर्ट्स आए, पोस्ट आया, इनकी वजह से क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हुई लोगों को। थर्ड इज कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, रेलवेज के थ्रू जो फूड ग्रेन्स थे वो काफी इंटीरियर तक भी ट्रेवल कर पाते थे या पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे शॉर्टेज ऑफ फूड जो था वो कंट्रोल हो रहा था। फोर्थ इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हमने शिफ्ट किया बार्टर से मॉनेटरी सिस्टम पे। फिफ्थ इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब ब्रिटिशर्स गए तो वो हमारे लिए एक इफेक्टिव या एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पीछे छोड़ गए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। सो इम्पैक्ट क्या था रेलवे का, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव क्या था कि लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, led to commercialization of agriculture, broke the barriers of distance and control of famines. Expansion of domestic market कैसे कि goods easily कहीं भी travel कर सकते थे, कितने भी interiors तक जा सकते थे, वैसी agriculture products भी travel कर सकते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी distance problem के जा सकते थे, और food grain interior तक जा पाते थे, इसलिए उन areas में भी food provide होता था जहाँ पे shortage of food है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि मेन मोटिव तो उसको लाने का क्या था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स को एक्सप्लॉइट करना था। सो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ कि किसका स्प्रेड होने लगा हमारे मार्केट में, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, ब्रिटिश गुड्स का। सो इट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे और नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।